किसान भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ ये खलील अहमद जी हैं, सुल्तानपुर से आए हैं, प्रतापगढ़ से। मैंने आपको सुल्तानपुर सेव कर रखा है। चलिए मित्र, मैं एक चीज़ नेचुरल फार्मिंग में कहता हूँ कि नेचुरल फार्मिंग को अगर बिल्कुल सरलता से समझें तो ये समझें कि नेचुरल फार्मिंग का मतलब है कि मैं अपनी धरती माता की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाऊं। क्योंकि किसान जब भी कोई खेती करेगा वो बीज जमीन में बोएगा। खेती के 3 सूत्र मुख्य हैं। फसल का बीज मैं जमीन पर बोऊंगा, जमीन में बीज जमेगा और इनिशियल स्टेज पर समथिंग जमीन उस पौधे को पालेगी। लेकिन पौधा जैसे ही बड़ा होगा उसमें कुछ लीफ आएंगी, तो फिर पौधा सूरज की रोशनी से जलवायु की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाएगा। तो भूमि, जलवायु, जैसे कहते हैं ना, आज ग्लोबल वार्मिंग है, आज जलवायु परिवर्तन का खतरा आ रहा है। अगला शब्द है जमीन, जलवायु और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। यानी कि आपके खेत के आसपास चारों तरफ, धरती के नीचे, धरती के ऊपर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, यानी कि ढेर सारा जीवन है, वनस्पतियों के रूप में और जीव जंतुओं के रूप में, कीट पतंगों के रूप में, जलचर के रूप में, थलचर के रूप में, नभचर के रूप में। 3 चीजें, सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, जलवायु कैसी है और बायोडाइवर्सिटी कैसी है, 3 चीजें डिसाइड करेंगी कि आपकी फसल कैसी होगी। यानी प्रोडक्शन कैसा होगा, उसकी टेस्ट वैल्यू कैसी होगी और उसमें पौष्टिकता कैसी होगी। अगर सॉइल मेरी वीक है तो इनिशियली प्लांट को जो न्यूट्रिशन जमीन को देना चाहिए वो जमीन नहीं दे पा रही है। अब यहां से शुरू होता है किसानों की बर्बादी का युग। टेक्नोलॉजी के नाम पर लोगों ने कभी किसान को सत्य नहीं बताया और आधुनिक तकनीकी के युग में अकर्ता किसान, जो काम कम करना चाहता है, श्रम नहीं करना चाहता, वो किसान कुछ सीखना भी नहीं चाहता। आज वो हाँप रहा है, दुखी है, थक गया है, जमीन बेचने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो समझना नहीं चाहता। मैं अक्सर ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि तुमको क्या समझना है। तो जैसे मैंने बोला, 3 चीज़ें खेती में, फसल उत्पादन में 3 चीज़ें, जमीन की फर्टिलिटी कैसे इम्प्रूव कर दें, जलवायु कैसे ठीक कर दें, तीसरा जो शब्द बोला ना, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आपको ठीक नहीं करनी, बायोडाइवर्सिटी स्वतः ठीक हो जाती है। अगर ज़मीन फर्टाइल होगी तो माने कि ज़मीन के अंदर रहने वाले नाना प्रकार के जीव जंतु होंगे ही होंगे। जलवायु का मतलब है जलाशय, अगर जलाशय होंगे तो जलचर होंगे। वायु का मतलब है जंगल, अगर खेत के आसपास जंगल, मेड़ों पर पेड़ होंगे तो नभचर होंगे ही होंगे। अगर जंगल खत्म, नभचर खत्म, पानी खत्म, जलचर खत्म, धरती की फर्टिलिटी खत्म, तो धरती में रहने वाले जीव जंतु खत्म। क्या करेंगे आप जी करके, कैसे जी पाएंगे? ठीक है ना। तो देश के सभी किसान भाइयों से मैं आह्वान करता हूं कि अब वक्त लालच छोड़ देने का है, धन कमाने का। जैसे आजकल लोग सोशल मीडिया में कहते हैं वो 25 करोड़ कमा लिया, 40 करोड़ कमा लिया, 2 करोड़ कमा लिया, ये तीर मार दिया, वो तीर मार दिया। ये सारे लोग आपको भटका देते हैं। खेती में कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर किसी ने कमा लिए 2 करोड़ तो वो करेगा क्या? उसको तो कैंसर हो जाएगा कल। करेगा क्या 2 करोड़ का, ये बता दीजिए। इलाज करें। तो खेती
हम इसलिए करते हैं ताकि मेरा जीवन आनंद से गुजरे, मेरे जीवन में सुख आए, शांति आए, समृद्धि आए। धन आज की तारीख में दुनिया ने धन को धर्म मान लिया। धन है तो सब कुछ है, धन है तो सब कुछ है। मैं कहता हूँ धन ही इस पूरे यूनिवर्स में बर्बादी का जो कारण है, जो मानव सभ्यता त्राहिमाम कर रही है, जो लोगों के बीच में नफरत की खाइयाँ बढ़ रही हैं, और जो गरीब इंसान आज झेल रहा, वो इसलिए झेल रहा क्योंकि सबके दिमाग में एक धन ही है। कागज का नोट मिल जाए, जमीन कल मरती हो तो आज मर जाए, पानी खत्म हो जाए, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाए, यार क्या गजब तमाशा है। कहते हैं हम परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है, हमें कहते हैं, और हर व्यक्ति अपने अपने मजहब और रीति रिवाजों के अनुसार भगवान की, अल्लाह की इबादत भी करता है। लेकिन ये कैसी इबादत है, कैसी पूजा है? हकीकत मित्र ये है कि खेती, मैं कहता हूँ खेती से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है, खेती से बड़ा कोई भगवान ही नहीं है, खेती से बड़ी कोई साधना नहीं, आराधना नहीं, पूजा नहीं, तप नहीं, कुछ नहीं। खेती ही सबसे बड़ा यज्ञ है। और चूंकि इस सत्य को लोगों ने सोचा ये सत्य दुनिया ना जान पाए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ दुनिया के हर मजहब का हर धार्मिक गुरु ये दिल से चाहता है कि परमात्मा के, भगवान के वास्तविक स्वरूप को कोई ना जानने पाए। क्यों? जान जाएगा ना आम इंसान तो सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो चलिए मित्र, मैं धरती को जिंदा करना है, हमें 3 काम करने हैं। धरती को जिंदा करना है, और धरती को जिंदा करने के लिए 3 काम करने हैं, क्योंकि धरती को जिंदा कब तक नहीं करेंगे। धरती को जिंदा, ये धरती को मैं माँ मानता हूँ। अनादिकाल से ये धरती जो मेरी है ना, ये धरती को मैंने माँ कहा है, और अनादिकाल से यही मुझको पालती आई है। और ये धरती जानते हो किसकी माँ है? अब कई बार हमको ये गलतफहमी हो जाती है कि धरती मेरी माँ है। धरती मेरी माँ नहीं है, धरती सबकी माँ है। सबकी माँ का मतलब हुआ कि हर जीव की माँ है धरती। माँ का मतलब है जो पालती है, जो हमको पालती है, जो सारे जीवों को पालती है, उसको मैं माँ कहता हूँ। अभी गलतफहमी क्या आ गई इंसान के दिमाग में कि धरती केवल मेरी माँ है, तभी तो क्या कहता है इंसान, ये खरपतवार जमा है। वो खरपतवार नहीं है मित्र। तुम अपने लिए गेहूं बोगे, अपने लिए चना बोगे, अपने लिए अमरूद का पेड़ लगाओगे, लेकिन कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए, चींटी के लिए, सांप के लिए, बिच्छू के लिए, नेवले के लिए, गिलहरी के लिए, चिड़िया के लिए कौन फसल बोएगा? उसके लिए माँ बोती है। तो अभी जो हम अज्ञानता में कह देते हैं वीड्स है, खरपतवार है, इसको मार देना चाहिए। ये जिसने कहा है खरपतवारों को नष्ट करना चाहिए, खरपतवार नाशी रसायन डाल के, वो मैं कह दूं वो मेंटली हैंडीकैप्ड है। और जो दुनिया में ये कहे कि ये इंसेक्ट इस फसल का दुश्मन है, इसको इंसेक्टिसाइड से मारना चाहिए, मैं दावे के साथ कहता हूं बना रहे साइंटिस्ट, वो मेंटली हैंडीकैप्ड है। परमात्मा का भी कानून है। एक जो विज्ञान है ना, ज्ञान का मतलब है कि हम जहां रहते हैं, प्रकृति की जिस व्यवस्था में रहते हैं, वो परमात्मा की व्यवस्था है। परमात्मा की व्यवस्था को कैसे अक्षुण्ण बनाया रखा जा सकता है, इसका नाम है ज्ञान। और विज्ञान का क्लियर कट मैं बता दूं, विज्ञान का मतलब है छल कपट पाखंड पूर्वक गरीब को ठगना, प्रकृति को ठगने का नाम है विज्ञान। तभी तो आज इतना बड़ा विज्ञान है ना। विज्ञान का लाभ चंद लोग चंद दिन भोगेंगे, सिर्फ चंद लोग विज्ञान का लाभ चंद दिन ही भोगेंगे, और विज्ञान का भोग करके वो भी मरेंगे, कैंसर से मरेंगे। और हम सारी दुनिया को गरीबी में, कैंसर में, बदहाली में मारेंगे, और बाद में मरेंगे हम भी, जो विज्ञान के ठेकेदार है ना। मैं कहता हूं ज्ञान के साथ विज्ञान चलेगा तो ठीक है। ज्ञान का मतलब है प्रकृति और परमात्मा, भगवान की व्यवस्था को जानना, समझना।
हमने कहा प्रकृति के और परमात्मा की व्यवस्था भाड़ में जाए, हम तो विज्ञान के ठेकेदार बन गए। ये टेक्नोलॉजी आया इंसेक्ट मारने के लिए, टेक्नोलॉजी आया बीमारी मारने के लिए, टेक्नोलॉजी आया खरपतवार मारने के लिए, टेक्नोलॉजी आया पौधे को बूस्टअप एनर्जी देने के लिए। आपको कुछ नहीं करना मित्र, प्राकृतिक खेती में कुछ नहीं करना। विनोद कुमार सचान जितना बताते हैं उतना ही सुनना और किसी की मत सुनना, और फिर सुनना तो अपने दिल दिमाग की सुनना। मैंने बोला धरती माता का मतलब है धरती माता जीवित है, तो उस बारे में बात कर रहा हूं। मित्र ये मिट्टी आपको दिख रही है, मिट्टी क्या है एक्चुअली, ये पत्थर के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, जो करोड़ों साल लगे टूटने में, और ये पहले तो पत्थर की चट्टान हुआ करते थे, फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई। इन पार्टिकल्स के बीच में, इन पार्टिकल्स का एक अरेंजमेंट है जिसको हम सॉइल टेक्सचर कहते हैं, और इन पार्टिकल्स के बीच में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर में क्या क्या है, उसमें आकाश है, उसमें वायु है, उसमें पानी है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे ये मेरे हाथ में ये जंगल की मिट्टी है, यानी कि इसमें पार्टिकल्स मिट्टी के कण कम है, और बायोमास यानी इस प्रकार का सड़ा गला पदार्थ, ऐसा नीम के पत्ते, ऐसा कोई भी पत्ता हो सकता है, कोई भी बायोमास हो सकता है, वो ज़्यादा है। और क्या है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव कितने हैं कोई नहीं जानता। अभी तो लोग बोलते हैं कि ये एक ट्राइकोडर्मा है, एक विवेरिया है, एक माइकोराइजा है, एक पीएसपी है, एक ये है, एक ये है, एक ये। नो, जब मैं 87 में पढ़ता था तो मुझे केवल राइजोबियम पढ़ाया जाता था। 87 में देश का कोई वैज्ञानिक ट्राइकोडर्मा पीएसबी एजेटोबैक्टर से परिचित ही नहीं था। क्या थे? नहीं थे, हम जानते नहीं थे। और आज अगर आप 22-23 को जानते हो तो 22-23 नहीं है, ये 22-23 हजार हो सकते हैं, ये 1,00,000-2 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं जानते। तो मिट्टी में कार्बन, अब इस कार्बनिक पदार्थ, ये कार्बनिक पदार्थ है, और ये मान लेते हैं थोड़ी देर लिखिए कार्बन है, और ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आज जीवामृत की जो बात चल रही है ना, देखिए आप, ये अभी आपको ये बनाना सिखाएंगे। तो मित्र करना क्या है, हमको सॉइल को जिंदा करना है। सॉइल को जिंदा करने के लिए मैंने दो चीज़ें और कहता हूँ। पहले, जैसे कोई किसान कहता है साहब मुझे ये बायोमास बढ़ाना है, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना है, या ह्यूमस बढ़ाना है, या जीवांश कार्बन बढ़ाना है, तो पहले तो ये देखना है कि क्या मेरे बरसात के सीजन में कार्बन लॉस हो रहा है, यानी वर्षा के पानी से मेरी ज़मीन का कार्बन बह करके कहीं बाहर जाता है। अगर बाहर जाता है तो पहले मेड़ बना के उसको रोकना, क्योंकि जब तक बहता रहेगा जब तक मैं उसको बढ़ा नहीं पाऊंगा। तो बारिश में जितना भी कार्बनिक पदार्थ, जितनी भी बनी हुई सॉइल बह जाती है, उसको मेड़ बना के रोकना, यानी बारिश के पानी को रोकना। ये प्राकृतिक खेती का पहला सूत्र है। देश दुनिया का कोई किसान कहे कि मैं बहते हुए पानी को तो नहीं रोकूंगा, तो मैं फिर बता दूं, आप फिर खेती में उन्नत नहीं कर सकते। पानी तो रोकना पड़ेगा बारिश का, क्योंकि बारिश का पानी इंसान के लिए और फसलों के लिए सबसे बेहतर पानी है। अन्यथा राजस्थान, हरियाणा में कई लोग कहते हैं साहब मेरे यहाँ खारा पानी, मैं क्या करूं? तो हमने कहा सुसाइड कर लो। पानी कोई को थोड़ी चेंज कर सकता है। विज्ञान से मांगू, जहाँ का पानी बहुत खारा हो गया है, पीने लायक नहीं है, फसलों को सिंचाई करने लायक नहीं है, विज्ञान को मैं दावा करता हूँ, इस विज्ञान की कोई औकात हो तो उस पानी को मीठा बना दे। लेकिन हाँ, ज्ञान में वो शक्ति है। मैं अगर 4-5 साल तक वर्षा के पानी को एज इट इज वहीं रोक दूंगा ना, तो खारा पानी भी मीठा हो जाएगा। क्यों? पानी का मेन स्रोत बारिश ही है।
अभी तो मैंने बारिश का पानी तो फिर अगेन समुद्र में बह जाने दिया, फिर नीचे बोरिंग करके निकालता हूँ, कहता हूँ पानी खारा है। चलिए, तो पानी जहाँ खराब है वो पानी भी बारिश के पानी से अच्छा बनने वाला है। तो मेड़ बनाना देश के हर किसान को जरूरी है। अब उसको ये दलील नहीं देना कि साहब अगर मेड़ बना देंगे तो मैं उड़द बोता हूँ फिर वो सड़ जाएगा, तो क्यों बोते उड़द? मत बो उड़द। यानी पानी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उड़द? तो फिर बता दूं, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जरूरी, क्योंकि दिन में 21,000 बार लेनी है। पानी उसके बाद जरूरी, क्योंकि दिन में 20 बार बोना है। और उड़द तीसरी चीज़ है, क्योंकि दिन में 2 ही बार रोटी खाएंगे। एक बार रोटी नहीं भी खाएंगे तो भी जिंदा रहेंगे, लेकिन पानी आप सोचेंगे कि ना पीऊँ मैं जिंदा रहूँ, नहीं संभव है। ऑक्सीजन, तो मेड़ बनाना है और मेड़ पर पेड़ लगाना है। पहला काम खेत की मेड़ बनाना, दूसरा काम खेत की मेड़ बनाना, और तीसरा काम जितना भी खेती से निकला है वो खेत को जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम लौटा सकते हो, फसल अवशेष के रूप में, खरपतवार के रूप में, मलमूत्र के रूप में, वो लौटाओ। उसको बेच दोगे, फेंक दोगे, नदी में जलाशय में बहा दोगे, तो आप कभी नेचुरल फार्मिंग नहीं कर पाओगे। ये तो हो गई बेसिक बात, क्योंकि बिना मेड़ के धरती को जिंदा करना संभव नहीं है, बिना पेड़ के धरती को जिंदा करना संभव नहीं है, बिना कार्बनिक पदार्थ के धरती को जिंदा करना संभव नहीं है। अब मैं जीवामृत की बात बता रहा हूँ। जीवामृत एक छोटी सी बात है, छोटी सी घटना है कि आपने धरती में अगेन एंड अगेन ऐसे खतरनाक पेस्टिसाइड डाले जिसके कारण दीमक मरी, केंचुआ मरा, गोबरैला मरा, चींटी मरा, सांप मरा, बिच्छू मरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरा। देश के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग तो चाहते हैं कि जमीन मर जाएगी ना तो किसान हमारी गिरफ्त में होगा। जैसे बहुत सारी फसलों के, वेजिटेबल के केस में जाएंगे तो बहुत सारी फसलों के देसी बीज विलुप्त हो गए हाइब्रिड के चक्कर में, क्योंकि लालच दिया गया इसमें टमाटर ज़्यादा है, इसमें भिंडी ज़्यादा पैदा होगा, लौकी ज़्यादा लगेगा, तरोई ज़्यादा लगेगा, करेला ज़्यादा लगेगा। अब लोग बाजार में ढूंढ रहे हैं देसी खीरा कहाँ है, देसी टमाटर कहाँ है, देसी मिर्च कहाँ है। अबे बेवकूफो, जब तुम लोभ और लालच के चक्कर में फंसोगे ना, हाइब्रिड बोऊंगा इसमें ज़्यादा मुनाफा है, तो क्या हुआ, स्वाद भी गया, पौष्टिकता भी गई, और अब आप 2 लाख 1.5 लाख 80,000 रुपये किलो के बीज के लिए मोहताज हो। अब तो मरना हो मरो, जीना हो जियो, तुमको तो कंपनियों ने फंसा लिया। इसलिए लोभ किया ना, इसलिए मैं फंस गया। आज अब दुनिया में बहुत सारे व्यवसायीकरण क्या आ गए, मेरे पास देसी बीज है, आप साहब देखिए वहाँ सिलसिला शुरू हो गया। हाइब्रिड तो मिल रहा है 80,000 रुपये किलो, देसी दे रहे हैं वो 1.25 लाख रुपए किलो। धंधा, ये धंधा किसने? मेरी अज्ञानता ने इस धंधे को जन्म दिया। ठीक है ना मित्र, खेती लालच का विषय नहीं। अगर लालच नहीं करेंगे तो मेरी जमीन सोना उगलेगी। धरती माता कहती है कि मुझे तुम संपन्न कर दो, बकाया चिंता मैं कर लूँगी आपकी। और अगर मैं बेटा ऐसे ही घुट घुट के मरती रही तो फिर मैं नहीं जानती हूँ तुम्हारा क्या हाल होगा। तो सभी देश के किसानों से अपील करता हूँ कि मित्र, आप प्राकृतिक खेती के सिद्धांत को समझें। प्राकृतिक खेती में मुझे ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाना है, तो मेड़ बनाएंगे, पेड़ लगाएंगे, वर्षा का पानी रोकेंगे और बायोमास वहीं लौटाएंगे। 3 काम ये हैं। लेकिन इतना कर लेने के बावजूद अभी इनिशियल स्टेज पर आपको जीवामृत बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी परिस्थितियाँ वैसी नहीं है कि हाल आप सडन एकदम से ऐसे अच्छा हो जाए। तो अच्छा करने के लिए मुझे कुछ अच्छा करना है। तो आज की कहानी जीवामृत की है। हम जीवामृत के बारे में सैकड़ों वीडियो बना चुके हैं, लेकिन लोग फिर कहते हैं कि साहब वो हमें समझ में नहीं आया, पानी कितना डालें, बेसन कितना डालें, क्या इसमें गौमूत्र डालें। कोई कहता है साहब मैंने गोबर भी डाल दिया। मैंने कहा मैंने कब बोला गोबर डालो, गौमूत्र डालो। हमें दकियान उसी बातों पे नहीं फंसना, मुझे साइंस और दर्शन को समझना है, ज्ञान और विज्ञान दोनों को। देखिए अभी हमारी मिट्टी में बेनिफिशियल माइक्रोब्स नहीं है। अगर बेनिफिशियल माइक्रोब्स नहीं है तो आप किसी खेत में ठंड के सीजन में एक किनारे, मेड़ के किनारे इतना सा गोबर रख के आओ या अपना मल विसर्जित करके आओ।
अगले दिन जाओगे तो वैसे ही पड़ा मिलेगा, फिर 5 दिन के बाद वो सूखने लगेगा। ठीक 50 ईयर पहले जब आप खेत में मल विसर्जित करके आते थे, अगले दिन वहीं जाते थे तो मिट्टी मिलती थी भाई, क्योंकि तब सॉइल की बायोडाइवर्सिटी इतनी रिच थी कि आपने मल विसर्जित किया और 24 घंटे के अंदर वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं ने, माइक्रोब्स ने उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर दिया, नहीं पूरा खा लिया, ह्यूमस में कन्वर्ट कर दिया। अब वो सूख जाता है, मतलब सॉइल जिंदा नहीं है। तो सॉइल को जिंदा बनाना, क्योंकि कोई किसान अगर कहे कि मैंने साहब 1 एकड़ में 4 ट्राली गोबर की खाद डाला, तो क्या करोगे? अगर वहाँ माइक्रोब्स नहीं है तो गोबर का खाद वहाँ करेगा क्या? फिर किसान कहता साहब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। क्यों? कोई भी फसल गोबर नहीं खाती, कोई भी फसल सूखा हुआ पत्ती नहीं खाती, भूसा नहीं खाती, फसलों का अवशेष नहीं खाती। आजकल चारकोल लोग डरवा रहे हैं, बायोचार यानी लकड़ी को जलाओ फिर खेत में डालो, एक झंझट उन्होंने भी पैदा कर दी है। बायोचार का जो बनाया हुआ बायोचार है वो भी फसल नहीं खाती। एक सिस्टम है कि माइक्रोब्स नैनो पार्टिकल को इंटेक कर सकता है। क्रॉप फसल की रूट जो है वो भी माइक्रो पार्टिकल्स को इंटेक करती है। किसी माइक्रो पार्टिकल्स को ना तो फसल की जड़ इंटेक कर पाएगी, ना माइक्रोब्स इंटेक कर पाएगा। तो जो भी मैं फसल को देना चाहता हूँ वो नैनो पार्टिकल्स में होना चाहिए। जैसे यूरिया है, नैनो पार्टिकल्स है, नमक घोल देंगे तो नैनो पार्टिकल्स है, चीनी घोल देंगे तो नैनो पार्टिकल्स है। लेकिन गोबर को घोल देंगे तो क्या है, गोबर नैनो पार्टिकल्स में को थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पौधों का भोजन क्या है? जीवांश। जैसे जीवांश कार्बन, मिट्टी में जांच होती, तुम्हारे खेत में इतना जीवांश, मैंने कहा 1% से ज़्यादा होना चाहिए, आज ज़मीन में 0.3 निकल रहा है। हकीकत यहाँ फिर बता दूँ, साइंस वाले लोग हमसे बहुत नाराज हैं कि आप अनर्गल प्रलाप करते। क्यों? मैं पोल खोलता हूँ, जो आपको कार्ड में लिख के आता ना, आपके जमीन में जीवांश कार्बन इतना एग्जैक्टली बता दूं, कार्बन की जांच है, जीवांश की जांच के लिए तो आज तक कोई लेवल नहीं बनी। एक टर्म है जीवांश कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, तो लिखा जाता है जीवांश कार्बन, लेकिन टेस्ट किसका होता है? कार्बन का। जीवांश कितना है ना, जीवांश कार्बन तो जांच ही नहीं हो पा रहा है। तभी तो CN रेशियो गड़बड़ाया है। अगर 0.3 जीवांश कार्बन होता ना तो CN रेशियो के अनुसार CN रेशियो सही होता, तो आज तो लोग कहते हैं CN रेशियो बिगड़ गया, यानी 26:1 हो गया, जो 10:1 होना चाहिए था। बहुत सारी बातें। खैर, आपको जीवामृत क्यों बनाना है? तो जीवामृत इसलिए बनाना है कि हमारे खेत में जो शिव की सेना यानी जमीन में रहने वाली वह सेना जो जमीन में जो मैं भोजन दूंगा उसको पचा दे। ज़मीन में आप 2 ट्राली गोबर की खाद देंगे, ज़मीन में आप बायोमास गेहूं का भूसा लौटा देंगे, पुआल डाल देंगे, उसको रोटावेटर से कटवा देंगे, तो वो चीज़ पच जाए। पचाने वाली सेना क्या? सूक्ष्म जीवाणुओं का एक बहुत बृहद कंसोर्सिया। बृहद कंसोर्सिया का फिर मतलब हुआ कि गोबर में नहीं है वो कंसोर्सिया, गाय के मूत्र में नहीं है वो कंसोर्सिया, वो चीज़ है जंगल की मिट्टी में या ऐसे स्थान जहाँ पर कोई बायो पेस्टिसाइड यूज ना किया गया हो और पेड़ पौधे लगे हों, बायोमास पड़ा हो वहाँ पर। तो देखिए मित्र, ये एक्चुअली क्या है, ये जंगल की मिट्टी है आपके सामने। मेरे पास बहुत सारी मिट्टी, उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो किसान ऐसे फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत हैं जहाँ जंगल की मिट्टी, जंगल फॉरेस्ट अच्छा है, वहाँ जाएंगे, वहाँ ऐसे पेड़ के नीचे जहाँ पर खूब बायोमास इकट्ठा हो, उस बायोमास को हटाएंगे और फिर वहाँ इस प्रकार की भुरभुरी मिट्टी मिलेगी, हाथ से खरोंच लीजिए आप, खोदना नहीं गड्ढा। तो ये 5 किलो जंगल की मिट्टी आप इस ड्रम में डाल देंगे ऐसे। डल गया। 5 किलो जंगल की मिट्टी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें जंगल की मिट्टी में कुछ माइक्रोब्स होंगे, कौन कौन से हमें नहीं पता, किसी एग्जैक्टली किसी को नहीं पता इसमें क्या है, बवाल है।
100 प्रकार के हैं, 200 प्रकार के हैं, 26 प्रकार के हैं, 2.5 लाख प्रकार के हैं। आई डोंट नो, और किसी को नहीं पता। सच्ची कहानी यही है, किसी को नहीं पता कि जंगल की मिट्टी में कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। बस ये समझ लीजिए, जंगल की माया है, प्रभु की माया, परमात्मा की माया है, प्रकृति की माया। अब इसमें दोनों चीज़ें, वैसे तो मैं कहता हूँ कि संसार में निगेटिव पॉजिटिव कोई चीज़ नहीं है। हमने, मनुष्य ने बताया कि ये निगेटिव ये पॉजिटिव। जैसे खरपतवारों के बारे में क्या बोला कि खरपतवार मेरे लिए निगेटिव है, दुश्मन है। ज्ञान कहता है इस संसार में, इस प्रकृति में मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं है। खरपतवार भी एक फसल है, किसी जीव जंतुओं के लिए है। गेहूं, आप जैसे आपके लिए गेहूं है, चना है, वैसे ही भतुआ किसी के लिए, मोथा किसी के लिए, हिरणखुरी किसी के लिए। लेकिन हमने क्या किया, अपनी चालाकी में कह दिया ये दुश्मन है, ये मित्र है। ऐसे ही ये माइक्रोब्स जो हैं, इसके बारे में कहा गया ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। चलिए, वैसे तो मेरे लिए कोई निगेटिव और पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जंगल में निगेटिव पॉजिटिव दोनों, अगर कोई निगेटिव होता तो जंगल बर्बाद हो गए होते। मैं ऐसे बता रहा हूँ, जंगल में कोई बर्बादी नहीं है, जंगल आबाद हैं। क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक कोरिलेशन है। निगेटिव नहीं होंगे तो पॉजिटिव का काम, पॉजिटिव जो है ना, उनका पूरा डीएनए चेंज हो जाएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों का होना जरूरी है। तो वो जंगल की मिट्टी मैंने डाल दी। अब इसमें बैक्टीरिया है। अब ये प्रोपोगेट करेगा कैसे? पानी में तो नहीं करेगा, इसको तो पोषण चाहिए, समथिंग, कुछ भोजन चाहिए, और ग्लूकोज और शुगर के रूप में चाहिए। फिर बता दूं, प्रोटीन नहीं चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं बेसन डालना है, बेसन नहीं डालना मित्र। कुछ लोग कहते हैं आटा डालना है, आटा बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन इनिशियली स्टेज पर इसको शुगर चाहिए। तो डायरेक्ट चीनी डालिए, डायरेक्ट गुड़ डालिए, या गुड़ प्लस आटा डालिए, गुड़ चीनी प्लस आटा डालिए। क्योंकि आटा या बेसन जो भी चीज़ इसमें डालेंगे वो समझ लीजिए 30 और 40 डेज तक किसी काम की नहीं है। जब वो, क्योंकि आटे का जो एक कण है ना, वो माइक्रो है, माइक्रो पार्टिकल है, और बैक्टीरिया माइक्रो है, जो नैनो फार्म में लेना है। आटे का, बेसन का पार्टिकल माइक्रो है, जो नैनो फार्म में कन्वर्ट होने में उसको लगेगा 35-40 दिन। तो 35-40 दिन तक तो उसका कोई रोल नहीं। जब इस पानी के साथ, माइक्रोब के साथ क्रिया करेगा, सड़ेगा, बजाएगा, फर्मेंटेट होगा, तब वो नैनो में टूटेगा, तब कहीं जा कर के वो माइक्रोब्स का भोजन बन पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 5 किलो ये मिट्टी डालने के बाद, ये 5 किलो चीनी है, 5 किलो मैंने इसमें चीनी डाल दी। चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हो। ये भेद मत करना कि साहब चीनी में वो सल्फर यूज होता है, गुड़ में भी आप हाइड्रो यूज होता है। ये कहने सुनने की बात है, गुड़ देसी है, चीनी भी देसी है ना। चीनी गुड़ एक ही चीज़ है। चीनी को साफ करने में थोड़ा सल्फर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी है, लेकिन सल्फर की मात्रा इतना ppm नहीं है कि बैक्टीरिया को डैमेज कर दे। ठीक है ना। तो आपने चीनी डाल दिया, चलो आपके पास गुड़ होता तो गुड़ डाल देते। कितना डाल देते? 5 किलो। कोई इसमें आटा भी डाल सकता है, आधा चीनी आधा आटा। अब हमको ये तय करना है मित्र, मुझे बनाना कितना है। जैसे कई किसानों को लगता है कि यार 200 लीटर बनाना, 200 लीटर क्यों बनाना, 40 एकड़ वाला भी 200 लीटर बनाए, 2 एकड़ वाला भी 200 लीटर बनाए, 5 एकड़, ये क्या तमाशा है? 200 लीटर की कहानी क्यों कही जाती है मित्र? 200 लीटर की कहानी मेरी ये कि 200 लीटर का जीवामृत जब मैच्योर हो जाएगा तो 10 एकड़ जमीन की खेती हो जाएगी। पुराना जो जीवामृत किसी ने सुना है, उसके लिए कहते हैं 10 किलो गौमूत्र लो, 10 किलो गोबर लो, 1 किलो बेसन लो, 1 किलो गुड़ लो, 250 ग्राम बरगद की मिट्टी लो, 72 घंटे में रेडी। पहले सिंचाई में ले जाओ, इसको पानी में बहाओ, फिर बनाओ, फिर से दूसरे पानी में बहाओ, फिर बनाओ। यानी कि 1 एकड़ जमीन में 600 लीटर डलवाते हैं। अब किसी किसान के पास 10 एकड़ जमीन हो तो उसको 10 ड्रम बनाने 3 बार, 10 10 10 यानी 30 ड्रम। और मैं क्या कहता हूँ, 10 एकड़ जमीन का किसान एक ही ड्रम बनाएगा, 10 एकड़ की खेती कर लेगा। साइंस क्या है कि माइक्रोब्स की पावर यहाँ पर 10 की पावर 9 होनी चाहिए। मतलब
1 ml पानी में 10 की पावर 9 का मतलब हो गया करोड़ों जीवाणु हो गए। अब हमने चीनी डाल दी, इसको इस प्रकार का पंजा रखते हैं, इस प्रकार का, देखिए ऐसे। जैसे उस जीवामृत में आपने देखा होगा, लोग कहते हैं एक डंडे से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। अब मैं फिर बता दूं, है कोई माई कलाल इस ड्रम को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डंडे से चला के दिखाए? चैलेंज के साथ कहता हूं, एक लाठी ले लो और इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जरा चला के दिखाए, कोई है माई कलाल? लेकिन नहीं, हमें तो बकबक करनी, किसान सीखे ना सीखे, करे ना करे, मुझे तो गोल्ड मेडल मिल जाए, मुझे तो पद्म श्री मिल जाए, अपनी ऐसी तैसी कराए किसान। इस ड्रम के पानी को हिलाने के लिए इस प्रकार के पंजे की जरूरत है, क्योंकि ये इस पंजे से, और हिलाना क्यों है? हिलाना इसलिए है क्योंकि ये मैंने लिखा है इसमें अनएरोबिक माइक्रोब्स, इसमें मैक्सिमम जो माइक्रोब्स है वो अनएरोबिक हैं, यानी मिट्टी में रहने वाले माइक्रोब्स जो पानी की ऑक्सीजन से काम चलाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, खेत सूख गया तो माइक्रोब्स मर गए। क्यों मर गए? अब उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? दूसरा, माइक्रोब्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकता। सूखी मिट्टी, गर्मी का सीजन, टेम्परेचर बढ़ गया, माइक्रोब्स मर गए। तीसरा, माइक्रोब्स का मूवमेंट पानी में ही, वाटर ट्रांसपोर्ट उसका साधन पानी है। अगर सॉइल में 20% नमी है तो माइक्रोब्स मूवमेंट करेगा, मॉइस्चर 5% रह गया तो माइक्रोब्स का मूवमेंट रुक जाएगा और बस वो मर जाएगा। तो इसमें अगर माइक्रोब्स अब हैं तो चीनी मैंने डाल दी और अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑक्सीजन लेंगे, तो काहे की पानी की, तो पानी की ऑक्सीजन कम पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, एक बार उसको ऐसे दिन में हिला दिया, तो पानी जब पूरा मत गया तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया। ये है कहानी, ठीक है ना। अब कितना बनाए कोई, तो हमने 200 लीटर बताया कि बनाना है जिसको 10 एकड़ ज़मीन हो, 9-10 एकड़ ज़मीन हो 200 लीटर बनाए, 5 एकड़ ज़मीन हो 100 लीटर बनाए, 2 एकड़ ज़मीन हो 50 लीटर बनाए। अब 200 एकड़ ज़मीन है तो मिट्टी 1 किलो डाले, 5 एकड़ ज़मीन है मिट्टी जंगल से जो है 2-2.5 किलो ले आए, 10 एकड़ ज़मीन है मिट्टी 5 किलो ले आए। अब ये तो हुई जंगल से मिट्टी लाने की बात। कुछ लोग हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में हमसे बना बनाया कल्चर ले गए हैं। अगर मेरा कल्चर कोई ले जाएगा, जैसे ये महोदय आए हुए हैं प्रतापगढ़ से, ये मेरा जीवामृत लेने आए, ये 2 बच्चे हैं वो प्रयागराज से, ये भी जीवामृत लेने आए। तो देखिए जीवामृत है, अगर किसी के पास मिट्टी नहीं है तो झांसी आकर के जीवामृत ले जाएगा, 200 लीटर पानी भरेगा और ये 5 लीटर ये 5 लीटर जीवामृत इस ड्रम में डाल देगा। अब चाहे मिट्टी डालो चाहे जीवामृत डालो, माइक्रोब्स को भोजन चाहिए, तो भोजन कितना चाहिए मित्र? ये जो ड्रम है 200 लीटर का, इसमें 28 किलो चीनी चाहिए या 28 किलो गुड़ चाहिए या आधा गुड़ आधा आटा चाहिए, आधी चीनी आधा आटा चाहिए, और 2 महीने में ये मैच्योर हो जाएगा। 2 महीने में ये जीवामृत मेरा कंप्लीट बन जाएगा। अब इसकी 20 लीटर मात्रा लीजिए और खेत में अगर पानी भरा है तो खेत में ये मग्गा लेंगे, ऐसे मग्गे से एक बाल्टी लेंगे और ये 30-40 जगह ऐसे अलग अलग प्लेस पर ऐसे ऐसे फेंकाएंगे, पानी के साथ हिलेगा और प्रॉपर प्लेस में चला जाएगा। अगर मिट्टी सूखी है, पानी नहीं भरा लेकिन नमी है, तो ये 20 लीटर लेगा और जो मैंने अभी गोबर था ना मिट्टी डाली है, गोबर की सूखी हुई खाद लेगा, 20 लीटर इससे लिक्विड निकालेगा, 100 किलो गोबर में मिला देगा, ऐसे ऐसे छिड़काएगा और पीछे से जुताई कर देगा। क्या करेगा ये बैक्टीरिया जाके खेत में, क्या करेगा? देखिए इसके फंक्शन बता दूं। पहली कोशिश करनी कि रैनी सीजन में हमको डालना ही डालना है, क्योंकि फिर बोला कि एक अच्छा एनवायरनमेंट,
माइक्रोब्स के लिए जो फेवरेबल इन्वायरमेंट है वो रेनी सीजन का है, क्योंकि रेनी सीजन में मॉइस्चर रहता है, क्लाइमेट में ठंडक रहती है, पानी में खूब नमी रहती है, इसलिए इसका मूवमेंट भी ज़्यादा है। रेनी सीजन में जो पदार्थ खेत में पड़े हैं वो नम रहते हैं, तो उसको खाने में सहूलियत होती है। जैसे ये सूखी हुई पत्ती है, अब सूखी हुई पत्ती को मैंने जीवामृत में भिगो दिया। अब मैं सोचूं कि इसको जीवाणु खा लेगा, नहीं खाएगा, क्योंकि अभी इसका पानी ड्राई सूख जाएगा, जीवाणु मर जाएगा। लेकिन ये पत्ती अगर 15 दिन तक इसमें पड़ी है और इसमें सड़ान आ गई है, तो फिर जीवाणु इसको खाना शुरू कर देगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे कई बार लोग कहते हैं ये ऐसे एक पदार्थ है जो पदार्थ को सड़ा देता है। एग्जैक्टली सड़ाने की क्रिया मनुष्य नहीं करता, सड़ाने की क्रिया प्रकृति करती। प्रकृति का एक सिस्टम, वो सिस्टम जब पूरा साइकिल सही बनता है तभी कोई पदार्थ सड़ता है। मैं इस सूखा पदार्थ यहाँ डाल दूं, अगेन मैं जीवामृत इसमें फेंकता रहूँगा और सोचूंगा सड़ जाएगा, अप्रैल के महीने में नहीं सड़ेगा, क्योंकि जितना फेंकूंगा उतना नमी उड़ जाएगा। कंटिन्यू जब पदार्थ नम दशा में होता है तभी वो सड़ने की प्रक्रिया में आता है। तो बरसात में मैंने बोला रेनी सीजन में माइक्रोब्स का वर्क बहुत अच्छा होता है। रेनी सीजन में अगर माइक्रोब्स मैंने ज़मीन में इनोकुलेट कर दिया तो अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो कोई क्रॉप बो लेना, कोई फास्फेट, कोई पोटास, कोई जिंक, कोई सल्फर की ज़रूरत नहीं है। 100% दावे के साथ कहता हूँ, अगर दलहनी तिलहनी फसल रबी में बो रहे हो तो कुछ भी नहीं डालना, कोई बीमारी भी नहीं लगेगी और कोई फर्टिलाइजर भी नहीं लगेगा, प्रोडक्शन भी लॉस नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर गेहूं है, धान है, गन्ना है, कपास है, मतलब ऐसी क्रॉप जिसको फूड मटेरियल की ज़रूरत, पोषक तत्वों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत होती है, तो आप जानते हैं साइंस में कि नाइट्रोजन वानस्पतिक वृद्धि को एनहांस करने में मददगार है। नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन चूँकि 0.3% कार्बन है, वहाँ नाइट्रोजन कम है। ऐसी दशा में मैं कह देता हूँ कि आप यूरिया जितनी डालते थे पहली साल पूरी डालना, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ जब किसी फसल की अच्छी होगी, फोटोसिंथेसिस तभी हो पाएगा। यहाँ तो नाइट्रोजन की कमी थी और इसमें नाइट्रोजन नहीं है। फिर बता दूँ, नाइट्रोजन आएगा जब धीरे धीरे मेरी कहानी पूरी समझ गए ना। जैसे ह्यूमस बढ़ना, जैसे 0.3% ऑर्गेनिक कार्बन है, जब वो 0.4 होगा, 0.5 होगा, 0.6 होगा, 0.7 होगा, तब नाइट्रोजन की खपत धीरे धीरे आपकी कम होगी। तो अल्टीमेटली जब हम ह्यूमस बढ़ा देंगे तभी नाइट्रोजन की खपत कम होगी। जब तक ह्यूमस नहीं बढ़ेगा तब तक नाइट्रोजन की ज़रूरत तो पड़ेगी। ठीक है ना जी। किसी भी फसल में वेजिटेबल का किसान आज 70-80 हज़ार रुपए तक का पेस्टिसाइड डाल रहा है। फल वाला किसान 1 लाख से ऊपर का पेस्टिसाइड डाल रहा है। ये 1 एकड़ ज़मीन में अगर सब्जी उगाता है कोई टमाटर की, मिर्च की, और 60,000 रुपए का पेस्टिसाइड डाला, तो कंज्यूमर पेस्टिसाइड खा रहा है कि मिर्च खा रहा है? सेव का किसान हिमाचल में और अंगूर का किसान नासिक में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का पेस्टिसाइड डाल रहा है। तो हम सेव खा रहे हैं कि अंगूर खा रहे हैं? मित्र, हम एक दूसरे को जहर क्यों खिला रहे हैं? तो हमने तय कर रखा है क्या कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कुछ इसी उस थीम पर दुनिया आगे बढ़ रही है क्या, कि हम सब लोग एक दूसरे को मार के मर जाएंगे? परमात्मा ने आपको सबसे खूबसूरत रचना इसलिए बनाया कि आप जियोगे और जीने दोगे। और जियोगे जीने दोगा सिद्धांत तब सफल होगा जब मैं धरती को जिंदा रखूंगा। और फिर बता दूं, अगर धरती जिंदा नहीं रही, धरती मर गई, धरती बंजर हो गई, तो दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी, कोई सूरमा भोपाली ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो किसी आदमी के चेहरे पर मुस्कान ले आए या किसी को स्वास्थ्य प्रदान कर दे। आज दुनिया में कोई अस्पताल ऐसा नहीं जो मनुष्य को स्वस्थ कर दे। दुनिया में ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आए। हाँ, जब मेरी माँ मुस्कुराएगी, धरती माता मुस्कुराएगी तो मैं मुस्कुराऊंगा, और धरती माता नहीं मुस्कुराएगी तो मैं नहीं मुस्कुराऊंगा। धरती माता खुश होगी तो मैं खुश होऊंगा। धरती माता समृद्धशाली होगी तो मेरी समृद्धि कोई रोक नहीं पाएगा। और धरती माता बंजर हो गई तो मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा विचार सब बंजर ही रहेगा। नमस्कार।